दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो है हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स यानी कि जो है अभी एनसीईआरटी मॉडिफाइड एंड देन रिस्टोर्ड द ओरिजिनल इमेज ऑफ हड़प्पन डांसिंग्स गर्ल इन इट्स क्लास 9 आर्ट एजुकेशन टेक्स्ट बुक। तो दोस्तों अभी हाल ही में क्या है कि जो है एक लाइन में समझते हैं इसको, जो है कि डांसिंग गर्ल जो है मोहन जोदड़ों से मिली लगभग 4500 साल पुरानी ब्रॉन्ज की छोटी मूर्ति जो हड़प्पा लोगों की मेटल वर्किंग और आर्टिस्टिक स्किल को दिखाती है। तो ध्यान दीजिएगा किससे बनी हुई है, ये ब्रॉन्ज से बनी हुई है। कहाँ पे है? मोहन जोदड़ो में है। कैसी है? डांसिंग गर्ल है, ध्यान दीजिएगा। और डांसिंग गर्ल क्या है? तो डांसिंग गर्ल क्या है? यह एक ब्रॉन्ज फिगरीन यानी कि कांस की मूर्ति है जो मोहन जोदड़ो पीरियड इसका लगभग था जो 2600 से 1900 बीसीई। तो ध्यान दीजिएगा 2600 से लेकर के 1900 बीसीई तक था। डिस्कवर्ड इन 1926 ड्यूरिंग एक्सकवेशंस लेड बाय द जॉन मार्शल। 1926 में खोजी गई थी जॉन मार्शल के द्वारा, जो है ध्यान दीजिएगा। और करंट जो लोकेशन नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली जो है, इसका जो म्यूजियम है वो नई दिल्ली में है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यानी कि यह हड़प्पा सिविलाइजेशन के मैच्योर और हड़प्पन पीरियड से जुड़ी हुई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? तो यह जो है इस छोटी सी मूर्ति से जो है हड़प्पन सोसाइटी की कई बातें पता चलती हैं। जैसे जो है एडवांस्ड मेटलॉर्जी यानी कि हड़प्पा को ब्रॉन्ज कास्टिंग की अच्छी नॉलेज थी। आर्टिस्टिक स्किल्स के बारे में पता चलता है, यानी कि उन्होंने ह्यूमन फिगर को काफ़ी नेचुरल और एक्सप्रेसिव तरीके से बनाया। कल्चरल लाइफ यानी कि हड़प्पा लोगों की कला और कल्चरल एक्सप्रेशंस को दिखाती है। ब्रॉन्ज का मतलब कैसे, ब्रॉन्ज कैसे बना है? ब्रॉन्ज जो बना हुआ है वो कॉपर और टिन से बना हुआ है। यह एक जो है रिलेटिवली हार्डर मेटल है, इसलिए डांसिंग गर्ल्स हड़प्पा की मेटलॉजिकल नॉलेज का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एनसीईआरटी में न्यूज क्यों आई जो है? तो एनसीईआरटी ने क्या किया है, क्लास 9th में जो है आर्ट्स एजुकेशन टेक्स्ट बुक में हड़प्पा डांसिंग गर्ल की इमेज को पहले मॉडिफाई किया था और बाद में जो है ओरिजिनल इमेज रिस्टोर कर दी है, इसलिए यह करंट अफेयर में आया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो पेपर में पूछ सकता है कुछ फैक्ट्स यहाँ पे जो है, तो पूछ सकता है डांसिंग गर्ल किससे बनी हुई है, तो जो है ब्रॉन्ज से बनी हुई है। साइट कौन सी है? मोहन जोदड़ो है। सिविलाइजेशन कौन सी है? हड़प्पन साइट से। पीरियड कौन सा है? 2600 से लेकर के 1900 बीसी। कब खोजा गया? 1926 में। एक्सावेशन एसोसिएशन कौन थे जो है इसकी खोजकर्ता कौन थे? जॉन मार्शल थे। और इम्पोर्टेंस क्या है? आर्ट एंड मेटलर्जी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है? तो अगले पॉइंट में बताया गया है इसका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है जो है, यानी कि प्रेस्ट किंग मोहन जोदड़ो, यानी कि जो यहाँ पे बताया गया है दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसका जो आर्टिफैक्ट्स है, यानी कि जो है आर्टिफैक्ट्स में बताया गया है कि प्रेस्ट किंग स्कल्पचर मोहन जोदड़ो मेड ऑफ स्टेटाइट यानी कि स्टेटाइट्स, यानी कि जो है यह जो प्रेस्ट किंग है मोहन जोदड़ो की, यह जो है स्टेटाइट से बनी स्कल्पचर है। इससे पता चलता है कि समाज में इलाइट क्लास थी, स्कल्पचर बनाने की कला विकसित थी, अलग अलग क्लॉथिंग सोशल स्टेटस थे, सोशल हायरार्की मौजूद थी। यानी कि प्राइस्ड किंग से हमें पता चलता है कि प्रेजेंस ऑफ इलाइट क्लास, सोफेस्टिकेटेड कल्चर, स्कल्पचर स्किल्स, डिस्टिंक्टिव क्लॉथिंग, सोशल हायरार्की। तो इतनी चीजें यहाँ पे विद्यमान थी। तो अगला टॉपिक है जो है पशुपति सील। तो पशुपति सील में हम देखेंगे जो है कि जो मोहनजोदड़ो में जो मूर्ति है पशुपति सील। तो पशुपति सील में दोस्तों क्या है जो है, अ सील डिपिक्टिंग अ थ्री फेस डाइटी सीटेड ऑन ए रेज प्लेटफॉर्म सराउंडेड बाई एनिमल्स, रिलीजियस बिलीफ्स, एनिमल सिंबलिज्म, पॉसिबल प्रोटो शिवा इंटरप्रिटेशन। यानी कि दोस्तों इसका मतलब यह है कि पशुपति सील जो है यह एक फिगर जो है एनिमल से घिरा हुआ दिखाया गया है। इसमें क्या है, इसमें जो है रिलीजियस बिलीफ जो है धार्मिक, यानी कि जो है एनिमल को सिंबलिक इंपॉर्टेंस दिया गया है। कुछ हिस्टोरियंस इसे प्रोटो शिवा से जोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको किससे जोड़ते हैं? प्रोटो शिवा से भी जोड़ते हैं। और यानी कि जो है अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इसे निश्चित रूप से शिव कहना सही नहीं है, इसे पॉसिबल प्रोटो शिवा इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। यानी कि पशुपति का मतलब जो है रिलीजन प्लस एनिमल्स प्लस प्रोटो शिवा। अगला टॉपिक है जो है मदर गॉडेस, यानी कि जो टेराकोटा मदर गॉडेस फिंगरेन
यानी कि इसमें जो है, इसमें क्या है, तो इसमें जो बात की गई है फर्टिलिटी बिलीव्स की, हाउस होल्ड वर्शिप की जो है, और जो अदर फिगर्स है यहाँ पे जो है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो हमने भी बात की थी मदर गॉडेस फिगुरेंस की जो है, इसमें टेराकोटा की फिगुरेंस है, मुख्यतः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आदि से मिलती हैं। इसे संकेत क्या मिलते हैं, फर्टिलिटी बिलीव्स की जो है, हाउस होल्ड वर्शिप की, यानी कि जो है यहाँ पे जो मदर गॉडेस कौन से हैं, फर्टिलिटी हैं, ध्यान दीजिएगा। और जो यहाँ पे अगला चीज है फायर अल्टर्स, तो फायर अल्टर्स में जो बात की गई है, यहाँ पे जो है कालीबंगन और लोथल से फायर अल्टर्स के एविडेंस मिले हुए हैं। कालीबंगन से किसके एविडेंस मिले हुए हैं भाई, फायर और अल्टर्स से जो है, कालीबंगन और लोथल से जो है फायर अल्टर्स की यानी कि अग्निवेदिका की जो है पुष्टि हुई है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और इस इनसे क्या होता है, रिचुअलिस्टिक और रिलीजियस प्रैक्टिस का संकेत मिलता है। ध्यान दीजिएगा, रिलीजियस और रिचुअलिस्टिक जो है प्रैक्टिस का संकेत मिलता है। तो दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे जो है, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो है सील। तो सील में बताया गया है जो है कि यहाँ पे हड़प्पा मोहनजोदड़ो आदि से सील जो मिली हुई हैं, यहाँ पे इनका इस्तेमाल जो है संभवतः किससे होता रहा होगा, तो इससे होता रहा ट्रेड से, यानी कि जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से, आइडेंटिफिकेशन से, राइटिंग में होता था। यानी कि सील का जो इस्तेमाल होता था वो किससे होता था, ट्रेड्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में, राइटिंग इकोसिस्टम यानी राइटिंग सिस्टम में, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट रिटन इन बोस्ट्रोफिस्टेडियन स्टाइल, यानी कि ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टाइल है। यानी कि जो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो आदि से जो सील मिली हुई हैं, इनका इस्तेमाल संभवतः ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, आइडेंटिफिकेशन, राइटिंग में होता था। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट अभी तक डिसिफियर नहीं हुई, अभी पढ़ी नहीं है। इनकी राइटिंग को बोस्ट्रोफेडन स्टाइल से जोड़ा है। बोस्ट्रोफेडन का मतलब होता है कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, यानी कि डायरेक्शन हर लाइन में बदलती रहती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट, फिर लेफ्ट टू राइट, यानी कि बोस्ट्रोफेडन जो स्टाइल होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो डायरेक्शन होती है हर लाइन में बदलती है, राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट। तो अगला यहाँ पे दोस्तों क्या है, स्टोन वेट। तो स्टोन वेट जो है, इसमें इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड, द यूज ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरेबल फैसिलिटेड ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि जो है धौलवीरा में क्या होता है कि धौलवीरा जैसे साइट्स में से स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स मिले हैं। इससे पता चलता है कि स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर जिससे ट्रेड आसान और व्यवस्थित होता था। इससे जो है हड़प्पन के इंटरनल और फॉरेन ट्रेड का एविडेंस मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अगला जो है फार्मिंग टूल्स। तो फार्मिंग टूल्स में बताया गया है कि जो बनावली है वहाँ पे जो है फार्मिंग टूल्स मिले हुए हैं हरियाणा में और धौलावीरी, यानी कि जो है बनावली में जो है प्लो एविडेंस मिले हुए हैं और धौलवीरा में जो है ब्रॉन्ज चीसल मिली हुई है। ध्यान दीजिएगा, ब्रॉन्ज चीसल मिली हुई है। और इनसे क्या पता चलता है, इनसे पता चलता है कि एग्रीकल्चर वहाँ पे क्या थी, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ईटिंग हैबिट्स, अदर ग्रेनरी एंड हड़प्पा मोहनजोदड़ो, यानी कि जो है इससे पता चलता है कि एग्रीकल्चर वहाँ पे क्या थी, विकसित थी। और फार्मिंग टूल से उनके प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन और ईटिंग हैबिट्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। और अगला पॉइंट है जो है ग्रेनरी, यानी कि ग्रेनरी में जो बात की गई है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ग्रेनरी में जो बात की गई है, यहाँ पे जो ग्रेनरी है इसमें बात की गई है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ग्रेनरी से जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स मिले हैं। ग्रेनरी क्या होता था, अनाज रखने की जगह होती थी। इससे संकेत मिलता है कि एग्रीकल्चर सरप्लस शॉर्ट स्टोरेज की भी वहाँ पे व्यवस्था थी, जैसे आज समय में भी है। तो वैसे ही वहाँ पे भी क्या थे, स्टोरेज होते थे अनाज रखने के लिए। अगला पॉइंट है जो है यहाँ पे ज्वेलरी एंड बीड्स। तो ज्वेलरी एंड बीड्स में हम देखेंगे जो है कि यहाँ पे चुनहुदड़ो और लोथल में जो है, मुख्यतः जो है चुनहुदड़ो और लोथल में क्या होता था कि यहाँ पे बीड मेकिंग वर्कशॉप के एविडेंस मिले हुए हैं। और यहाँ पे जो है क्या क्या है, तो यहाँ पे जो है कार्निलियन यानी कि रेडी सेमी प्रीसियस स्टोन, यानी कि यहाँ यह जो है पत्थर है, ये गुजरात में भी काफ़ी पाया जाता है। इसके अलावा कोच सेल्स यानी कि सेल वेंगर, इससे पता चलता है वहाँ पे जो है कि स्किल आर्टिसेंस, इंडस्ट्रियल स्पेशलाइजेशन, ज्वेलरी टेक्नोलॉजी, सोशल लाइफ स्टाइल और ट्रेड भी वहाँ पे मौजूद थे। और अगला है सैडल क्यूरेंस। सैडल क्यूरेंस का मतलब क्या होता है, तो सैडल क्यूरेंस का मतलब होता है यहाँ पे जो है कि अनाज पीसने का पत्थर। तो सैड क्वींस क्या होता है, अनाज पीसने का पत्थर जो है यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग क्रेलर्स।
तो यानी कि जो है इसका इस्तेमाल क्या होता था अनाज पीसने का जो पत्थर होता था, इसमें क्रियल्स को ग्राइंड करने के लिए किया जाता था। इससे डेली जो फूड प्रोसेसिंग की जानकारी मिलती है। यानी कि अगला जो है यहाँ पे क्या है, अगला यहाँ पे है गेम्स एंड टॉयज। तो गेम्स एंड टॉयज में जो बात की गई है जो है यहाँ पे जो धौलवीरा में जो स्टोन पर जो है इनग्रेव्ड गेम बोर्ड भी मिला हुआ है, ध्यान दीजिएगा। धौलवीरा में क्या मिला हुआ है, गेम्स बोर्ड इनग्रेव्ड मिला हुआ है, जो कि यहाँ पे, और जो अगर मैं बात करूँ तो टेराकोटा प्लव मॉडल्स यानी कि चौलिस्तान और बनावली से भी मिले हुए हैं। टेराकोटा और जो हो गया ये, और क्या है, टेराकोटा है और यानी कि प्लव मॉडल है जो है वहाँ पे, तो वो भी मिला हुआ है। कहाँ से, तो ये भी मिला है चौलिस्तान और बनावली से। इससे पता चलता है कि हड़प्पन सोसाइटी में गेम्स प्लस टॉयज प्लस एग्रीकल्चर सिंबलिज्म भी मौजूद थे। अगला यहाँ पे क्या है, पोएट्री है। तो पोएट्री में जो बात की गई है दोस्तों, पोएट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो पोएट्री में जो है यहाँ पे जो बात की गई है पोएट्री में, तो पोएट्री में जो बात की गई है यहाँ पे जो है टेराकोटा पॉट्स मिले हुए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो टेराकोटा जो पॉट्स हैं ये भी मिले हुए हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेराकोटा जो पॉट है, तो टेराकोटा जो पॉट है यहाँ पे धौलवीरा में मिला हुआ। अ डिजाइन ऑन पॉट व्हिच सीम्स टू टेल द स्टोरी ऑफ थर्स्टी क्रो हु फाइंड्स ए क्लेवर ड्रिंक। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो है कि जो हड़प्पा ने जो है बड़ी मात्रा में टेराकोटा पोएट्री बनाई है, यानी कि लोथल जो है सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है यहाँ पे। यह एक पॉट पर ऐसी डिजाइन मिली है जिसे कुछ स्कॉलर्स थर्स्टी क्रो स्टोरी जैसे डिपिक्शन मानते हैं, यानी इससे उनके आर्टिस्टिक और एक्सप्रेशंस और डेली लाइफ थीम्स की झलक मिलती है। अगला क्या है, अगला है मेटलॉर्जी। तो मेटलॉर्जी में दोस्तों जो है हड़प्पन को कॉपर वर्किंग की अच्छी नॉलेज थी, यानी कि कॉपर प्लस टी मिलकर क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। ब्रॉन्ज कॉपर से ज्यादा हार्ड होता है, ध्यान दीजिएगा। इनसे वे टूल्स पॉट्स अदर ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, तो इसीलिए जो है इसको क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। तो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो दोस्तों अगला टॉपिक पढ़ते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक है ज्ञान भारतम मिशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो है ज्ञान भारतम मिशन है क्या। तो दोस्तों ज्ञान भारतम मिशन भारत की पुरानी हैंड रिटन किताबों मैन्युस्क्रिप्ट्स को ढूंढना, सुरक्षित रखना, डिजिटाइज करना और लोगों तक पहुंचाना है। तो दोस्तों न्यूज में क्यों है, तो ज्ञान भारतम नेशनल सर्वे ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट के तहत देश भर में जो है 1 करोड़ प्लस मैन्युस्क्रिप्ट की मैपिंग हो चुकी है। यानी सरकार पता लगा रही है कि भारत में पुराने मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो ध्यान दीजिएगा, द ज्ञान भारतम नेशनल सर्वे ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स अंडर द ज्ञान भारतम मिशन हैज सक्सेसफुली मैप्ड ओवर 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। तो किसने किया भाई, द ज्ञान भारतम नेशनल सर्वे ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट अंडर द ज्ञान भारतम मिशन। तो ध्यान दीजिएगा, तो ज्ञान भारतम नेशनल सर्वे ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स के तहत देश भर में 1 करोड़ प्लस मैन्युस्क्रिप्ट्स की मैपिंग हो चुकी है। यानी सरकार पता लगा रही है कि भारत में पुराने मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ कहाँ मौजूद हैं। और ज्ञान भारतम मिशन है क्या, तो ज्ञान भारतम मिशन यह भारत की मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज को बचाने की नेशनल इनिशिएटिव्स है। इसको कब अनाउंस किया गया था, तो इसको अनाउंस किया गया था जो है यूनियन बजट 2025-26 के। और इसमें जो पैसा एलोकेट हुआ है कितना हुआ है, 491.66 करोड़ रुपया। यानी कि जो पैसा है इसमें लगा हुआ है 491.66 करोड़। यानी कि इसका जो ड्यूरेशन है, यानी कि जो अवधि है 2025 से लेकर के 2031 है। और जो इसकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। तो ध्यान दीजिएगा, तो टू सिस्टमेटिकली सर्वे डॉक्यूमेंट कंजर्व डिजिटाइड एंड फैसिलिटेट एक्सेस टू इंडिया मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। यानी कि जो है इसका काम क्या है, इसका काम जो है क्या क्या करना है, सर्वे करना है, ध्यान दीजिएगा सर्वे, और जो है डॉक्यूमेंट कंजर्व डिजिटाइज एंड एसेस फैसिलिटेट एक्सेस टू इंडिया मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज।
यानी कि जो है इसका जो काम है कि सर्वे, डॉक्यूमेंट, कंजर्व, डिजिटाइज, एसेस, यानी कि ढूंढो, रिकॉर्ड करो, बचाओ, डिजिटल बनाओ, लोगों को उपलब्ध कराओ, इसका मुख्य उद्देश्य है किसका? ज्ञान भारतम मिशन का। तो इसके दोस्तों तीन जो है मेजर कंपोनेंट्स है, कौन कौन से हैं देखते हैं। तो तीन जो मेजर कंपोनेंट्स है दोस्तों, पहला है जो है मैन्युस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर। तो मैन्युस्क्रिप्ट जो रिसोर्स सेंटर है, इसका जो काम है मैन्युस्क्रिप्ट्स को आइडेंटिफाई प्लस डॉक्यूमेंट करना, यानी कि पता लगाना कि मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ है और उसमें क्या है। दूसरा है जो है स्ट्रेंथेंड मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर्स फॉर कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी कि जो है इसका काम है कि पुराने मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिजर्व और रिस्टोर करना, क्योंकि पाम लीफ, पेपर, बिर्च बार्क आदि समय के साथ खराब हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें जो है तीसरा है नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी एंड डिजिटाइजेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो ध्यान दीजिएगा तीसरे में क्या बताया गया है, यानी कि नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी के माध्यम से जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्कैन, डिजिटाइज और डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करना, लोगों को, रिसर्चर्स को एसेस कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और दोस्तों और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट हैज बीन रिस्ट्रक्चर्ड एज ज्ञान भारतम मिशन एज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि जो है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट का जो है जो नाम है, यानी कि पहले इसको हम जो है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स के नाम से जानते थे, जो 2003 में शुरू हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है पेपर में कि नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स कब शुरू हुआ है, तो 2003 में शुरू हुआ है। अब इसको रीस्ट्रक्चर्ड करके, यानी कि रीस्ट्रक्चर्ड करके क्या नाम दे दिया गया है, ज्ञान भारतम मिशन के रूप में सेंट्रल स्कीम बनाया गया है इसको। यानी कि दोस्तों नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स 2003 में शुरू हुआ था, अब इसे रीस्ट्रक्चर करके ज्ञान भारतम मिशन के रूप में सेंट्रल सेक्टर स्कीम बनाया गया है। यानी कि जो एनएमएम है, यानी कि जो है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स की जो अचीवमेंट्स है डिजिटल रिपोजिटरी, यानी कि कीर्ति संपदा के माध्यम से 44.07 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स डॉक्यूमेंट किए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा कितने किए गए भाई, 44.07 लाख मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेड किए गए हैं डिजिटल रिपोजिटरी कीर्ति संपदा के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा। और मनुष ग्रंथावली नाम का सॉफ्टवेयर बनाया गया है, और क्या बनाया गया है, मनुष ग्रंथावली नाम का एक सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि नेशनल जो है जो मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट है उसकी जो अचीवमेंट है डिजिटल रिपोजिटरी कीर्ति संपदा के माध्यम से 44.7 लाख मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट किए गए थे, और मनुष्य ग्रंथावली नाम का सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है। दोस्तों तो क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं मैन्युस्क्रिप्ट होता क्या है। तो पुराने समय में जो है हाथ से लिखी गई जो कंपोजिशंस होती थी उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि पुराने समय में जो हाथों से लिखे गए जो लेख होते हैं, जो उनका संग्रह होता है, कंपोजिशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। जैसे यहाँ जो लिखी होती है, किस पे लिखी होती है, पाम लीफ पे जो है, बर्च बार्क पे जो यानी भोजपत्र जिसको बोलते हैं, कपड़े पे, क्लॉथ पे, पेपर पे, मेटल पे यानी कि धातुओं पर जो है, और जो है नोट्स के अनुसार यहाँ पे जो है मैन्युस्क्रिप्ट में कम से कम 75 ईयर की एंटिक्विटी तथा हिस्टोरिकल साइंटिफिक एस्थेटिक वैल्यू होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो है, इसके लिए क्या होना चाहिए जो है, इसके लिए होना चाहिए जो है कि यह जो है मैन्युस्क्रिप्ट कम से कम 75 साल की एंटिक्विटी यानी प्राचीन और हिस्टोरिकल साइंटिफिक एस्थेटिक वैल्यू होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट। तो अ मैन्युस्क्रिप्ट इज अ हैंड रिटन कंपोजिशन ऑन मटेरियल सच ए पाम लीफ, बिर्च बार्क, जिसको हम भोजपत्र और के नाम से जानते हैं, क्लॉथ, पेपर, मेटल, डेटिंग बैक एटलीस्ट 75 ईयर्स, कैरिंग सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और एस्थेटिक वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा, इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट वेल्थ इज एस्टिमेटेड एट ओवर 5 मिलियन वर्क्स। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो है
कि मैन्युस्क्रिप्ट्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट जो है इतने इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ पुरानी किताबें नहीं है, ये भारत की पुराने नॉलेज सिस्टम के रिकॉर्ड्स हैं। इनमें जो है क्या होता है, इनमें जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, सूचनाएं होती हैं, फिलॉसफी, जैसे कि हम ऋग्वेद की हम बात करें, ऋग्वेद जैसे इसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है भाई इसके, रिपोजिटरीज ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा जिसको हम बोलते हैं, इसमें जो है एम्बॉडी नॉलेज यानी कि फिलॉसफी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड आर्ट्स यानी कि ऋग्वेद, अर्थशास्त्र, चरक संहिता, तोलकप्पियम, लिंग्विस्टिक्स जिसको बोलते हैं। यानी कि दोस्तों क्योंकि ये सिर्फ पुरानी किताबें नहीं हैं, ये भारत के पुराने नॉलेज सिस्टम के रिकॉर्ड्स हैं। इनमें फॉर्मेशन मिलती है फिलॉसफी जैसे ऋग्वेद, गवर्नेंस यानी कि अर्थशास्त्र, मेडिसिन का मतलब हो गया चरक संहिता में जैसे मेडिसिन के बारे में बताया गया है, और लिंग्विस्टिक्स के मामले में जैसे तोलकप्पियम है। और दोस्तों यहाँ फाउंडेड इज इन हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस यानी संस्कृति, प्राकृति, तमिल, पर्शियन, अरेबिक एटसेट्रा एंड स्क्रिप्ट्स, देवनागरी ग्रंथ, ब्राह्मी, खरोष्टी, सरदा, नस्लिक, मोदी, यानी कि अलग अलग स्क्रिप्ट्स की जो लैंग्वेजेस हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो अलग अलग जो स्क्रिप्ट्स की जो लैंग्वेज है, यानी कि इंडिया की मैन्युस्क्रिप्ट्स कई लैंग्वेजेस में, जैसे संस्कृत हो गया, प्रकृति हो गया, तमिल हो गया, पर्शियन हो गया, अरबिक आदि, और कई स्क्रिप्ट्स में जैसे देवनागरी हो गया, ब्राह्मी हो गया, खरोष्टी हो गया, ग्रंथ हो गया, सरद हो गया, नस्तलिक और मोदी। इससे भारत की जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी पता चलती है हमको जो है। अच्छा दोस्तों, तो मैन्युस्क्रिप्ट ने ज्ञान को दुनिया तक कैसे पहुंचाया, तो सबसे पहले समझते हैं जो है कि सर्व एज ए लिविंग रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड कल्चरल प्राइड, रिफ्लेक्ट कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन थॉट। यानी कि दोस्तों जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स ने ज्ञान को दुनिया तक कैसे पहुंचाया, तो पुराने समय में जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है सिल्क रूट और मैरीटाइम ट्रेड रूट्स के जरिए एक दूसरे रीजन तक गए। यानी कि जो है ह्वेनसांग ने जब 17वीं सेंचुरी में इंडिया आया तो मैन्युस्क्रिप्ट अपने साथ वापस ले गया। इसी तरह चरक संहिता, सुश्रुत संहिता ने आयुर्वेदिक नॉलेज के स्प्रेड में योगदान दिया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो है, जैसे कि अभी हमने बताया आपको। तो जो है अगला देखते हैं, तो अगला क्या है इसमें जो है, तो अगला जो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, मैन्युस्क्रिप्ट इंडिया सॉफ्ट पावर। तो जो है जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है, इंडिया की जो है सॉफ्ट पावर्स में भी आता है। तो सॉफ्ट पावर में जो है सबसे पहले हम समझते हैं जो है, अगर भारत की जो एंशिएंट नॉलेज दूसरे देशों में पहुंची और आज भी स्कॉलर उसे पढ़ते हैं, तो यह क्या है, इंडिया कल्चर की सॉफ्ट पावर बन जाता है। और नीदरलैंड जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है दोस्तों, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड ने क्या किया है दोस्तों, तो नीदरलैंड ने जो है 11वीं सेंचुरी चोला कॉपर प्लेटेड इंडिया वापस लौटाया है। यानी कि जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नीदरलैंड रिटर्न, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट, नीदरलैंड रिटर्न्स 11वीं सेंचुरी चोला कॉपर प्लेट्स टू इंडिया। और जैसे हमने बताया था, चाइनीज ट्रेवलर हिंसांग 17वीं सेंचुरी मैन्युस्क्रिप्ट बैक फ्रॉम इंडिया। अब दोस्तों यहाँ पे समझते हैं जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि और जो है यहाँ पे यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो है यूनेस्को का जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो है यूनेस्को जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम है, इसमें क्या है दोस्तों, यूनेस्को का जो है या जो है प्रोग्राम जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज को रिकॉग्नाइज करता है। यानी कि इंडिया से इंपॉर्टेंट एंट्रीज, यानी कि जो है ऋग्वेद मैन्युस्क्रिप्ट 2007 में, तारीख खानदान तिमुरिया 2011 में, गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट 2017 में, न्याय शास्त्र मैन्युस्क्रिप्ट जो है 2025 में। तो इस तरीके से जो है क्या करता है जो है, ये इनको जो है प्रमोट करता है। यानी कि 17वीं सेंचुरी में, और जो 2011 में, गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट 2017 में, और मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ न्याय शास्त्र ऑफ भरत मुनि भगवद गीता एस्क्राइब्स इन 2025। ध्यान दीजिएगा। यानी कि दोस्तों इस तरीके से जो है यूनेस्को का जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम है, ये जो है जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज को रिकॉग्नाइज करता है। तो इंडिया से जो इम्पोर्टेंट एंट्रीज मिली हुई हैं, ऋग्वेद को मिली हुई हैं, तारीख खानदान यानी कि तिमुरिया 2011, गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट 2017, न्याय शास्त्र मैन्युस्क्रिप्ट और भगवद गीता मैन्युस्क्रिप्ट 2025 में। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हुआ है, तो इस मिशन में जो है, मिशन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हो रही है। यानी कि जो है एआई हो गया, तो एआई ड्रिवन इनोवेशन लाइक हैंड रिटन टेक्स्ट रिकॉग्निशन जो है एआई का इस्तेमाल हो रहा है। स्क्रिप्ट डिसिफ्रेमेंट हो रहा है। ज्ञान सेतु पोर्टल के माध्यम से नेशनल एआई इनोवेशन को चैलेंज किया जा रहा है। यानी कि जो है
जो ज्ञान सेतु जो है नेशनल एआई इनोवेशन, इसका मतलब जो है एंशियन मैन्युस्क्रिप्ट प्लस मॉडर्न एआई इक्वल टू हेरिटेज प्रिजर्वेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और जो यहाँ पे एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजरी एक्ट के माध्यम से भी जो है जो पुराने जो 75 साल पुराने जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको भी मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी ध्यान दे रहा है। अभिलेख पटल बाई नेशनल अचीव ऑफ इंडिया के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ओवर 38 लाख डिजिटलाइज्ड अचीवेबल के फाइल से मैन्युस्क्रिप्ट किया जा रहा है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के माध्यम से भी जो है जो होस्ट डिजिटल मैन्युस्क्रिप्ट अचीव्स एंड अंडरटेक कंजर्वेशन कैटलॉगिंग एंड रिसर्च। ज्ञान भारतम कॉन्फ्रेंस के भी माध्यम से जो है ये मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जो है। और अगला जो सबसे इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट है जो है यहाँ पे जो कुछ पिलर्स की भी हमने बात की थी, जो है जो पिलर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो 5 जो पिलर हैं ज्ञान भारतम मिशन के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जो हम देखते हैं इनको जो है। पहला क्या 5 पिलर ऑफ ज्ञान भारतम मिशन का जो है, तो पहला पिलर है जो सर्वे ऑफ कैटलॉगिंग। यानी कि इसका मतलब क्या है दोस्तों, ढूंढना और रिकॉर्ड करना, यानी कि पूरे भारत में मैन्युस्क्रिप्ट को मैप और रिकॉर्ड करना। स्टैंडर्डाइज्ड नेशनल सर्वे कराना, मतलब कि मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ है और उसमें क्या है, तो यहाँ इसका काम ये है। कंजर्वेशन ऑफ कैपेसिटी एंड बिल्डिंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो है कि जो है कंजर्वेशन और जो है कैपेसिटी बिल्डिंग बचाना और एक्सपर्ट्स तैयार करना, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट को साइंटिफिक मेथड से सुरक्षित रखना और उनकी प्रिजर्वेशन के लिए एक्सपर्ट्स को ट्रेनिंग देना, यानी कि मतलब मैन्युस्क्रिप्ट को खराब होने से बचाना। तीसरा क्या है, टेक्नोलॉजी डिजिटाइजेशन। टेक्नोलॉजी डिजिटाइजेशन के माध्यम से क्या करना है, डिजिटल बनाना है, मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटाइज करना और प्रोटेक्ट करना, फ्यूचर के लिए स्मार्ट और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, यानी कि पुरानी किताब को जो है डिजिटल कॉपी रखना जो है एक तरीके से। लिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, लिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन का मतलब दोस्तों क्या है कि पढ़ना और समझना, यानी कि एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट्स को लैंग्वेज को डिकोड करना, स्कॉलर की मदद से ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन करना, यानी कि पुरानी भाषा को आज की समझ में डेवलप करना। अगला क्या है, रिसर्च एंड पब्लिक आउटरीच। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाना, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट्स का रिसर्च और स्टडी करना, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है को क्रिटिकल एडिशन पब्लिश करना, नॉलेज को लोगों और रिसर्च तक पहुंचाना, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट्स, रिसर्च, पब्लिकेशन और पब्लिक नॉलेज। ये क्या है, इसका जो 5 पिलर्स हैं, 5 पिलर्स ऑफ ज्ञान भारतम के, इसको क्या करना है, लागू करवाना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है जो है जीआई टैग्स। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स वेयर ग्रांटेड जीआई टैग रिसेंटली, अबाउट जीआई टैग प्रोडक्ट फ्रॉम झारखंड। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि जीआई टैग होता क्या है, जीआई टैग का मतलब क्या है। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। यानी कि ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी प्रोडक्ट की खास क्वालिटी पहचान किसी पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से जुड़ी हो। जैसे जो है भाग्य सिल्क, यानी कि जो भाग्य सिल्क है जो है ये कहाँ का है, झारखंड का है, जिसको भी क्या है जीआई टैग दिया गया है। यानी कि गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे है भाई ये, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट, नियर बाई एरियाज, तो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में है। यानी कि गोड्डा डिस्ट्रिक्ट और आसपास के एरियाज से रिलेटेड है। इसमें जो है सिल्क, कॉटन, घीचा, यार्न, मलबरी, काटन और जरी का यूज होता है। इससे मेनली साड़ीज और हैंडलूम प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो यानी कि ध्यान दीजिएगा, पेपर में पूछ सकता है कि जो भाग्य सिल्क जो है कहाँ का है, तो जो है झारखंड का है। उसके बाद कौन सा है, कुचाई सिल्क, तो कुचाई सिल्क भी कहाँ का है, झारखंड का है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसका नाम क्या है, तुषार सिल्क है। तुषार सिल्क वार्म को आसान और अर्जुन के जो पेड़ होते हैं पर उस पर पाला जाता है। तो झारखंड की जो एंशियंट सिल्क ट्रेडिशन का जो है क्या है, पार्ट है। तो यानी कि जो कुचाई सिल्क है किसका पार्ट है, जो है झारखंड की जो है ट्रेडिशन का जो है पार्ट है, एंशियंट ट्रेडिशन का पार्ट है। प्रोवाइडिंग लाइवहुड इन रूरल एरियाज। तो मुंडा ज्वेलरी अगला टॉपिक है, मुंडा ज्वेलरी। तो मुंडा ज्वेलरी में क्या है दोस्तों, मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी की ट्रेडिशनल आर्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें उनकी कल्चर और हेरिटेज दिखती है। साथ ही ट्राइबल आर्टिसियंस के लिए लाइवहुड और अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें किसके लिए भाई, मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी के लिए है, और जो उनकी ट्रेडिशंस है, कल्चरल हेरिटेज है और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करती है। अगला है बम्बू क्राफ्ट है। तो बम्बू क्राफ्ट का मतलब दोस्तों क्या है, बम्बू क्राफ्ट से जो है यूजफुल और डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जाते हैं और जो रूरल आर्टिसियंस को एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड्स मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे क्या फायदा होने वाला है रूरल एरियाज को। अगला क्या है, कुरसानी इमली। तो कुरसानी जो इमली है दोस्तों कहाँ की है, जो है मध्य प्रदेश की है। तो कुरसानी जो इमली किस राज्य की है, तो फ्रूट्स ऑफ बाओ ट्री, यानी कि मांडू नियर धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश।
यानी कि जो है खुरूसानी जो इमली है बाओब ट्री का फ्रूट्स है, जीआई टैग मांडू धार डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश। इस फ्रूट्स में क्या होता है, विटामिन 6 एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ट्रेडिशनल मेडिसिन में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जाता है। बाओब को जो है अपसाइड डाउन ट्री भी कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। और किस नाम से जानते हैं, अपसाइड डाउन ट्री। नेटिव टू अफ्रीका, यानी कि करेक्टरिस्टिक बाई द मैसिव वाटर स्टोर इन ट्रंक, हाईली ड्रॉस रेस्ट बाबोस की स्टोन स्पेसीज। दोस्तों यहाँ पे जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपसाइड डाउन ट्री क्यों, तो बाओब का जो ट्री है देखने में ऐसा लगता है जैसे ब्रांचेस रूट्स और ट्रंक उल्टा लगा हुआ पेड़ ऐसा दिखता है जो है, इसलिए इसको बोलते हैं अपसाइड डाउन ट्री। तो बाओब की जो खासियत क्या है, बाओबाब की खासियत क्या है, इसका ट्रंक बहुत बड़ा होता है, ट्रंक में पानी स्टोर कर सकते हैं, इसलिए ये ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है। बाओब क्या है, ये अफ्रीका का नेटिव ट्री है, यानी कि इंडिया में मेनली मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका में मिलता है। फाउंड इन जो है गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो ध्यान दीजिएगा जो है, जैसे मान लीजिए जैसे बिल्डिंग में एक इंपॉर्टेंट पिलर हटा दो पूरी बिल्डिंग इफेक्ट हो सकती है, वैसे ही इकोसिस्टम में जो की स्टोन जो है की स्टोन होती है स्पेसीज होती है, यानी कि बाओबोज आर की स्टोन स्पेसीज। ध्यान दीजिएगा, पेपर में पूछ सकता है आपसे। यानी कि दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा जो है कि भगैया सिल्क, तो भगैया सिल्क कहाँ का है, झारखंड का है, और इसका जो संबंध है गोड्डा जिले और आसपास के क्षेत्र से है। इससे मुख्य रूप से साड़ी और अन्य कपड़े बनाए जाते हैं। इसमें रेशम, कपास, घीचा, धागा, मुलवेरी, कटान और जरी का प्रयोग होता है। यह झारखंड की पारंपरिक हथकरघा कला को दर्शाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ का है, झारखंड का है। कुचाई सिल्क कहाँ का है, ये भी झारखंड का है। यह मुख्य रूप से टसर रेशम है। टसर के रेशम के कीड़ों को आसन और अर्जुन के पेड़ों पर पाला जाता है। यह झारखंड की प्राचीन रेशम परंपरा का हिस्सा है। इससे ग्रामीण लोगों को रोजगार और आजीविका मिलती है। और मुंडा आभूषण क्या है, तो मुंडा आभूषण जो है यह भी जो है मुंडा जनजाति की पारंपरिक कला और संस्कृति को दर्शाता है और इसमें उनकी सांस्कृतिक विरासत दिखाई देती है। इससे स्थानीय कारीगरों को रोजगार मिलता है। और अगला क्या है, बांस शिल्प। तो बांस शिल्प दोस्तों क्या है जो है, बांस शिल्प जो है यह जो है ग्रामीण जो लोग होते हैं, ग्रामीण जो कारीगर होते हैं वो जो है उससे उपयोगी और सांस्कृतिक सामान बनाते हैं, जो यह ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगरों की आजीविका का साधन है। उसके बाद हमने पढ़ा था खुरासनी इमली। खुरासनी इमली जो है वास्तव में बाओबाब पेड़ का फल है। इसे मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडू से जीआई टैग मिला है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। पारंपरिक चिकित्सा में इसका उपयोग जो है पाचन संबंधी समस्याओं के लिए किया जाता है। और इसे उल्टा पेड़ क्यों कहते हैं दोस्तों, तो इसे उल्टा पेड़ जो है इसलिए कहते हैं क्योंकि बाओब के पेड़ की शाखाएं जड़ों जैसी दिखाई देती हैं, इसलिए इसे उल्टा पेड़ कहते हैं। अपसाइड डाउन ट्री भी कहा जाता है। इसकी खासियत क्या है, इसका तना बहुत मोटा और बड़ा होता है। इसमें पानी जमा करने की क्षमता होती है, इसलिए यह सूखे की स्थिति में भी जीवित रह सकता है। यह मूल रूप से अफ्रीका का पेड़ है। भारत में कहाँ मिलता है, तो भारत में जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका में पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स है, की स्टोन प्रजाति। तो की स्टोन स्पीसीज इज एन ऑर्गेनिज्म दैट जो है दैट हैज अ disproportionately like impact on its ecosystem, relatively population size और biomasses। यानी कि दोस्तों की स्टोन जो प्रजाति है ऐसी प्रजाति होती है जिसका अपने पारिस्थितिक तंत्र पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, भले ही उसकी संख्या कम हो। जैसे किसी मकान का एक महत्वपूर्ण खंभा हटाने से पूरा मकान प्रभावित हो सकता है, वैसे ही की स्टोन प्रजाति के हटने से पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो सकता है। दोस्तों अगला टॉपिक है जो है हेनसांग। यानी कि जो है सबसे पहले समझते हैं कि हेनसांग कौन था। तो हेनसांग दोस्तों जो है हेनसांग जो है एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु, विद्वान, यात्री और अनुवादक था। तो सबसे पहले जानते हैं जो है कि अभी जो करंट अफेयर रहा है कि इंडिया एंड चाइना आर इन टॉक्स ओवर ज्वाइंट यूनेस्को नॉमिनेशन फॉर हेनसांग ट्रेवलर्स द ग्रेट टाउन रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन्स। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि हेनसांग कौन था। तो हेनसांग वाज अ फेमस चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, स्कॉलर, ट्रेवलर एंड ट्रांसलेटर। यानी कि दोस्तों हेनसांग क्या था, एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु, विद्वान, यात्री और अनुवादक था। वह कौन से वंश था, तो वह जो वंश था उसका जो है तंग पीरियड, यानी कि वह तंग वंश से था। तो ध्यान दीजिएगा। और इसकी जो डेट क्या है 629 टू 645 सी सेंचुरी जो है। और वह जो है उसकी जो यात्रा थी कितनी थी, ही जर्नी टू इंडिया लास्टेड अराउंड 16 ईयर, यानी कि उसकी जो भारत यात्रा थी लगभग 16 वर्ष की थी।
तो कितने वर्ष की यात्रा थी जो है, 16 वर्ष भारत में रहा है वो। तो ध्यान दीजिएगा, विजिटेड द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के दरबार में वो आया था, यानी कि हेनसांग ने जो है सम्राट हर्षवर्धन के दरबार का दौरा किया। ही विजिटेड द कोर्ट ऑफ एम्परर हर्षवर्धन। इससे हमें हर्ष के शासन और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। यानी कि जो है जब हर्षवर्धन जो है हर्षवर्धन के समय में जब हेनसांग आते हैं तो उनके यहाँ की जो जानकारी है, उनके वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के वहाँ के जो कंडीशंस है उनकी हमें जानकारी देते हैं। पार्टिसिपेटेड इन रिलीजियस डिबेट्स एंड कन्नौज, और वो कन्नौज में जो है वहाँ पे जो धार्मिक बहस थी, यानी कि जो रिलीजियस डिबेट थी कन्नौज में, तो हेनसांग ने जो है कन्नौज में धार्मिक वाद विवाद में भी भाग लिया था। यानी कि ही पार्टिसिपेटेड इन रिलीजियस डिबेट्स एंड कन्नौज, यानी कि जो है उस समय की धार्मिक और बौद्धिक गतिविधियों के बारे में जानकारी वहीं से हमें मिलती है। स्टडीड एट द नालंदा महावीर यूनिवर्सिटी अंडर द गाइडेंस ऑफ द वेनरेबल मॉन्क सीलभद्र। और दोस्तों वहाँ पे जो है हेनसांग ने जो है नालंदा महाविहार में अध्ययन किया और उसके गुरु थे जो है आचार्य सीलभद्र। यानी कि दोस्तों ही स्टडी अंडर द गाइडेंस ऑफ द रिनाउनेड मॉन्क सीलभद्र। तो ध्यान दीजिएगा, वेनरेबल मॉन्क सीलभद्र। तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई हिम। तो हर्षा एम्पायर हर्ष पनिशमेंट टू क्रिमिनल्स इंसिडेंट ऑफ रॉबरी ऑन हाईवे। यानी कि दोस्तों जो है जो हेनसांग का जो ट्रेवल अग्यू है, यानी कि हेनसांग का जो यात्रा का जो वृतांत है, उसने भारत की यात्रा का विवरण जो है अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ग्रेट तसॉन्ग रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन्स में दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है जो है। तो यहाँ पे जो है उसने बताया है कि भारत में जो है समाज, धर्म, व्यापार, प्रशासन और शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमको उस बुक्स में मिलती है, जिसकी अभी हमने चर्चा की है। द ग्रेट तंग रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन्स, जो पुस्तक है द ग्रेट तंग रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन्स। तो यूनेस्को नॉमिनेशन के लिए जो है अभी इसको बात इस पर चल रही है। तो यहाँ पे जो है हमें जानकारी क्या मिलती है इस किताब से, यानी कि हर्ष का साम्राज्य कैसा था, जो है हर्ष के साम्राज्य का वर्णन किया है इन्होंने जो है, और इन्होंने जो है उसमें जो है अपराधियों को दिए जाने वाले कठोर दंड और राजमार्गों पर होने वाली लूट का भी उल्लेख किया है। यानी कि जो है वहाँ पे जो क्रिमिनल्स होते थे, जो रॉबरी होती थी, वहाँ पे चोरी होती थी, उसके बारे में बताया है। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है ट्रेड था जो है, यानी कि ट्रेड रूट्स एंड ड्यूटीज एट द बैरियर्स। यानी कि दोस्तों वहाँ पे जो हेनसांग ने बताया कि वहाँ पे जो व्यापारिक मार्ग थे जो है, चौकियों पर भी क्या किए जाते थे, शुल्क लिए जाते थे, वसूले जाते थे वहाँ पे जो है, यानी कि चौकियों पर लगाए जाने वाले शुल्क के बारे में भी जानकारी दी वहाँ के समय के बारे में। और सामाजिक और धार्मिक जो व्यवस्था थी, सोशल एंड रिलीजियस सिस्टम्स, यानी कि दोस्तों उसने जो है भारत की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का भी विस्तृत वर्णन किया। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हम उस समय की शिक्षा और बौद्धिक वातावरण को समझने में मिलती है, कौन, नालंदा यूनिवर्सिटी के माध्यम से समझने की हम कोशिश करते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों उदंत मार्तंड। तो उदंत मार्तंड दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो उदंत मार्तंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि उदंत मार्तंड है क्या। तो उदंत जो मार्तंड है जो है अभी हाल ही में हिंदी जर्नलिज्म डे मनाया गया है। तो पेपर में पूछ सकता है कि हिंदी जर्नलिज्म डे जो मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस का मनाया जाता है 30 मई को। मार्क द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ द उदंत मार्तंड, वर्ल्ड फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर। तो ध्यान दीजिएगा उदंत मार्तंड क्या था। तो उदंत मार्तंड दुनिया का पहला हिंदी समाचार पत्र था। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता था द राइजिंग सन, यानी कि उगता हुआ सूर्य। इसे जो है पंडित जुगल किशोर ने पब्लिश किया था। किसने किया था भाई, पंडित जुगल किशोर ने इसको पब्लिश किया था। ध्यान दीजिएगा, पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने जो है, लॉयर थे फ्रॉम कानपुर से, लॉयर थे, कलकत्ता 1826। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो प्रकाशन हुआ था कहाँ से हुआ था, कलकत्ता से हुआ था, और यह 1826 में शुरू हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, और उदंत मार्तंड का पहला जो अंक प्रकाशित हुआ था जो है कब हुआ था, ऑन द 30 मई जो है 30 मई 1826। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे लाइन है कि जुगल किशोर और कलकत्ता के बंसतला गली के मुन्नू ठाकुर ने हिंदी समाचार पत्र शुरू करने के लिए सरकार से अनुमति प्राप्त की थी। तो ध्यान दीजिए, मुन्नू ठाकुर और बंसतला गली कलकत्ता ऑब्टेन गवर्नमेंट परमिशन टू स्टार्ट अ हिंदू न्यूज़पेपर। तो ध्यान दीजिएगा 16 फरवरी 1826 को उन्होंने परमिशन लिया था गवर्नमेंट से इस पेपर को पब्लिश करने के लिए। तो सिग्निफिकेंस क्या है इस उदंत मार्तंड का भाई, तो
तो यानी कि जो महत्व क्या है, इससे क्या हुआ, हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत होती है, मार्क द बिगिनिंग ऑफ द हिंदी जर्नलिज्म इन इंडिया, और प्रमोटेड हिंदी एज ए लैंग्वेज ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन, यानी कि जो है हिंदी को बढ़ावा मिला जो है, यानी कि इससे हिंदी को जनसंचार और सार्वजनिक संवाद की भाषा के रूप में बढ़ावा दिया गया। और राष्ट्रीय जो जागरण है बिकेम ए सिंबल कल्चरल आइडेंटिटी एंड नेशनल अवेकनिंग फॉर द ऑन द अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी कि दोस्तों ब्रिटिश जो है शासन के दौरान यह सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक बना। तो पेपर में आपसे पूछ सकता है कि पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था, तो उदंत मार्तंड था। इसका मतलब क्या होता है, उगता हुआ सूर्य। संपादक कौन थे, पंडित जुगल किशोर शुक्ला। स्थान कहाँ है, कलकत्ता में। पहला प्रकाशन कब हुआ था, 30 मई 1826 को हुआ है। अनुमति कब मिलती है, 16 फरवरी 1826 को। और हिंदी जो पत्रकारिता दिवस है कब मनाया जाता है, 33 मई को। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो है पॉइंट है, अगला टॉपिक है संगीत नाटक अकेडमी। तो संगीत नाटक जो एकेडमी है दोस्तों, इसके बारे में हम देखते हैं। तो संगीत नाटक एकेडमी दोस्तों क्या है, जो संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप, एकेडमी रत्न अवार्ड्स, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार फॉर द ईयर्स 2024 टू 2025 अनाउंस्ड। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि संगीत नाटक अकेडमी जो अवार्ड है प्रोवाइड किए गए हैं, अनाउंस किए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संगीत नाटक अकेडमी है क्या। तो संगीत नाटक अकेडमी जो है भारत में क्या करता है, संगीत नृत्य और नाटक के संरक्षण एवं विकास के लिए देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था है। तो ध्यान दीजिएगा, संगीत नाटक अकेडमी इज इंडियाज एपेक्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। और जो इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 1953 में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि यह संस्था भारत की प्रदर्शन कला की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्था, यानी कि प्रदर्शन कला मतलब क्या होता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स, यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये इंस्टीट्यूट्स है। कौन सी मिनिस्ट्री इसको देखती है, तो मिनिस्ट्री ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको देखती है। तो हमने बताया नेचर क्या है इसका, म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा है। लीगल स्टेटस क्या है, जो है इसको जो है रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो ध्यान दीजिएगा जो है, यानी कि जो लीगल स्टेटस इसको मिला है संगीत नाटक अकेडमी को, जो है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत जो है एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है, यानी कि इट इज रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। और जो इसका चेयरमैन होता है दोस्तों, चेयरमैन जो होता है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि जो इसका अपॉइंटमेंट होता है 5 साल के लिए इसका जो चेयरमैन होता है वो अपॉइंट होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो इसका जो मेजर जो एम है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स है, प्रिजर्वेशन, प्रमोशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंडियाज इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इन द परफॉर्मिंग आर्ट्स, यानी कि दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है भारत की अमूर्त संस्कृति विरासत, यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को संरक्षित यानी कि प्रिजर्व, बढ़ावा देना यानी कि प्रमोट, प्रसारित यानी कि डिसेमिनेट करना है, यानी कि विशेष रूप से संगीत, नृत्य, नाटक जैसी प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में इसको क्या करना है, विकसित करना है। तो और यानी कि जो अवार्ड दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पे जो अवार्ड दिए गए कौन कौन से दिए गए हैं, तो संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप दी गई है, यानी कि अकेडमी रत्न संगीत नाटक अकेडमी दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार फॉर द ईयर 24 टू 2025। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप को जो है अकादमी रत्न अवार्ड भी कहते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा भाई। तो सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करने के लिए, प्रीलिम्स के लिए जो है, इसमें सबसे पहले पूछ सकता है कि संगीत नाटक अकेडमी की जो स्टेब्लिशमेंट हुआ कब हुआ, 1953। कौन सी मिनिस्ट्री इसको देखती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कौन से जो है एक्ट से ये बना हुआ है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। और जो इसका चेयरमैन होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, इसके चेयरमैन को अपॉइंटमेंट करता है कौन, प्रेसिडेंट। तो ध्यान दीजिएगा। और कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, संगीत, नृत्य, नाटक, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा संगीत नाटक अकेडमी, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है जो है गैलेंट्री अवार्ड्स, यानी कि गैलेंट्री जो अवार्ड्स यानी कि इसको बोलते हैं वीरता पुरस्कार। तो वीरता पुरस्कार हमारे देश में कौन देता है, आप सब जानते होंगे कि जो है वीरता पुरस्कार जो है हमारे देश में प्रेसिडेंट देता है, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड गैलेंट्री अवार्ड्स टू आर्म्ड फोर्सेस एंड पुलिस पर्सनल। यानी कि जो है सबसे पहले हम समझते हैं कि वीरता पुरस्कार क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय गैलेंट्री अवार्ड्स। तो वीरता पुरस्कार क्या है दोस्तों, तो वीरता पुरस्कार जो है उन सैनिकों और पुलिसकर्मियों को दिए जाते हैं जिन्होंने असाधारण बहादुरी,
वीरता और बलिदान का प्रदर्शन किया हो, यानी कि गैलेंट्री अवार्ड्स आर गिवन टू आर्म्ड फोर्सेस एंड पुलिस पर्सनल फॉर एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी, बैरियर एंड सेल्फ सेक्रीफाई, यानी कि ये पुरस्कार जो है युद्ध काल और शांति काल दोनों में दिए जाते हैं। और पुरस्कार कौन देता है? पुरस्कार देता है भारत का प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इस राष्ट्रपति जो है भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस होते हैं। तो इसीलिए कौन देता है? प्रेसिडेंट देते हैं। तो कब दिया जाता है? बोथ वार टाइम एंड पीस टाइम दोनों में दिया था। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ट्रैप मत होइएगा। तो वार टाइम और पीस टाइम दोनों दिया था। कॉन्फर्ड बाई कौन देता है? प्रदान करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ऑफिशियली अनाउंस ट्वाइस अ ईयर, 2 साल में दिए जाते हैं। यानी कि वीरता पुरस्कार जो है आधिकारिक रूप से साल में 2 बार घोषित किए जाते हैं। एक तो जो है 26 जनवरी, एक तो 15 अगस्त। तो ध्यान दीजिएगा, गैलेंट्री अवार्ड कब कब दिए जाते हैं? साल में 2 बार दिए जाते हैं, एक जो है 15 अगस्त, एक 26 जनवरी। तो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे को दिए जाते हैं। आर्म्ड फोर्सेस अंडर, आर्म्ड जो फोर्सेस होती हैं कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो है इसकी जो मिनिस्ट्री है, नोडल जो मिनिस्ट्री है, तो रक्षा मंत्रालय इसकी प्रक्रिया का नोडल मंत्रालय, यानी कि रक्षा मंत्रालय साल में 2 बार सशस्त्र बलों और गृह मंत्रालय से पुरस्कारों के लिए सिफारिश आमंत्रित करता है। यानी कि जो है जो डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही जो है क्या करता है? एक रक्षा मंत्रालय है। इस मतलब अवार्ड देने के मामले में कोई मिनिस्ट्री है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि रक्षा मंत्रालय साल में 2 बार आर्म्ड फोर्सेस यानी कि सशस्त्र बलों और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से पुरस्कारों के लिए सिफारिश आमंत्रित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नोडल जो मिनिस्ट्री सी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। ट्वाइस अ ईयर मिनिस्ट्री ऑफ एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और वार टाइम जो गैलेंट्री अवार्ड्स है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो युद्ध के समय दिए जाने वाले जो प्रमुख वीरता पुरस्कार है, परमवीर चक्र है, यानी कि हाईजेस्ट है, फिर महावीर चक्र है, फिर वीर चक्र है। तो ध्यान दीजिएगा, इन पुरस्कारों की जो स्थापना हुई है 26 जनवरी 1950 को हुई है। तो पूछ सकता है पेपर में, यानी कि परमवीर जो चक्र है और महावीर चक्र है, वीर चक्र की जो स्थापना हुई है कब हुई है? पेपर में पूछ सकता है। 26 जनवरी 1950 को हुई थी और इन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि इफेक्टेड जो है 15 अगस्त 1947। और पीस टाइम जो गैलेंट्री अवार्ड होता है, इसका क्या मतलब है दोस्तों? तो इसका मतलब यह है कि अशोक चक्र हो गया, हाईएस्ट कीर्ति चक्र हो गया और शौर्य चक्र हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ओरिजिनली दे आर नेम्ड अशोक चक्र क्लास 1, 2 एंड 3 बट वर रिनेम्ड इन 1967। यानी कि जो है शांति कालीन वीरता जो पुरस्कार है, अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है और शौर्य चक्र है। और जो इसकी स्थापना हुई है इंस्टीट्यूटेड ऑन 4 जनवरी 1952, यानी कि 4 जनवरी 1952। यानी कि ध्यान दीजिएगा, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र की जो स्थापना हुई है 4 जनवरी 1952 में हुई है। और जो महावीर चक्र है, परमवीर चक्र है, वीर चक्र है, इनकी जो स्थापना हुई है 26 जनवरी 1950 को हुई है, विद इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। और अगस्त 1947 से प्रभावी माना जाता है। और 1967 में नाम बदल दिए गए थे, अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2, अशोक चक्र क्लास 3। तो ध्यान दीजिएगा, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, इन सबको नाम कर दिया क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी कि युद्ध काल में जो पुरस्कार दिया जाता है, परमवीर चक्र दिया जाता है और महावीर चक्र दिया जाता है, वीर चक्र दिया जाता है। और शांति काल में जो चक्र दिए जाते हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, यानी कि वार टाइम पे परमवीर चक्र और पीस टाइम पे अशोक चक्र दिए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबसे जो इंपॉर्टेंट देते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड का 4 जनवरी 1952। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।